नमस्कार दोस्तों, अरविंद संग रविंद्र चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे शॉर्टकट की बारे में, और इसके साथ साथ हम और भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्टकट की कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की दे रखी है वो है अंडू। क्या है? अंडू। अंडू क्या होता है कि वो एक कार्य को वापस लाना ही अंडू होता है। और अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। क्या होती है? कंट्रोल जेड होती है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आज बताने जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है रीडू। रीडू किस काम आता है दोस्तों? जो अंडू का उल्टा रीडू। आई बात समझ में? अंडू का विपरीत होता है कौन? रीडू। अब आपको ध्यान रखना है रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल वाई होती है। इतना जान लो, जो काम मैंने किया, जैसे मैंने आर लिखा और अब मैंने सोचा है कि भैया ये आर जो है वो गलती से क्या हो चुका है? टाइप हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अंडू कर दूंगा। अंडू किससे? कंट्रोल बटन के साथ जेड बटन दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं मैंने गलती कर दी, मैंने गलत क्या कर दिया, कैरेक्टर को डिलीट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? वापस कंट्रोल वाई करूंगा। कंट्रोल अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाऊंगा और इसके साथ साथ वाई बटन दबाऊंगा। तो क्या होगा? ये आर जो है वापस आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कंट्रोल यू जो है ये किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन यानी कि लाइन लाने के लिए किया जाता है। और ये एमएस वर्ड में होता है। किसमें होता है? एमएस वर्ड के अंदर होता है। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल यू होती है मेरे दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कंट्रोल आई। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब ये होता है कोई शब्द है वो शब्द नॉर्मल है, अगर उस शब्द को मैं बिल्कुल टेढ़ा करना चाहता हूं तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? कंट्रोल इटैलिक का प्रयोग करूंगा। और ये आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल आई की शॉर्टकट की होती है। उसके बाद अपन बात करें यहां पर अगर शब्दों को कुछ मोटा करना है, किसमें? एमएस वर्ड में। अगर आपको शब्दों को मोटा करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? आप प्रयोग करोगे किसका? कंट्रोल बी, यानी कि किसका? कंट्रोल बी का। कंट्रोल बी में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर दे रखा है कंट्रोल और बी, ठीक है। तो कंट्रोल बी है शब्दों का मोटा होना, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ओ, किसी पहले से बनी हुई फाइल को खोलने के लिए हम कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले से हमारे कंप्यूटर में वो फाइल एग्जिस्ट करती है, स्थित है, पर हमें उसे ओपन करना है। तो ओपन के लिए हम शॉर्टकट की जो लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? वो लेते हैं अपन कौन सी? वो लेते हैं अपन कंट्रोल ओ। क्या लेते हैं? कंट्रोल ओ लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कंट्रोल प्लस पी किसके लिए यूज होता है? कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए यूज होता है। अच्छा, मैं प्रिंट करने से पहले अपने पेज को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लूं, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रिंट प्री प्रीव्यू। आई बात समझ में? आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको प्रिंट प्रीव्यू क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्वालोकन। क्या बोलते हैं? पूर्वालोकन। अच्छा, यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि भाई अगर सिस्टम की तारीख में, ठीक है, और टाइम बदल जाता है या गलत हो जाता है तो आप किस ऑप्शन से क्या करोगे? जाकर इसको ठीक करोगे। तो ये कंट्रोल में, कंट्रोल पैनल में जाके आप डेट एंड टाइम ऑप्शन का उपयोग करें और वहां पर आप क्या कर सकते हो? अपने कंप्यूटर का टाइम और समय बदल सकते हैं, ठीक है ना। टाइम और डेट बदल सकते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन किस में बनती है? पीपीटी, पावर पॉइंट में बनती है, ठीक है ना। और इसमें क्या बनती है? स्लाइड। स्लाइड्स पर क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, डिजाइन टेम्पलेट होता है, रिक्त प्रस्तुति होती है और मौजूदा प्रस्तुति, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं एमएस एक्सेल के बारे में, क्योंकि एमएस एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एमएस एक्सेल में बात करते हैं, एमएस एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदुओं को वास्तव मूल्यों को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं डेटा लेवल। क्या बोलते हैं? डेटा लेवल। अब हम क्या करेंगे? चार्ट के कुछ घटकों के बारे में, चार्ट के एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो चार्ट में क्या क्या होता है ये जान
जान लेते हैं। सबसे पहले चार्ट के ऊपरी ऊपर पर एक टाइटल होता है जिसपे चार्ट का नाम लिखा होता है कि चार्ट किस संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चार्ट के टाइटल जो चार्ट के ऊपर होते हैं वो चार्ट टाइटल होते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या होता है, डेटा पॉइंट्स होता है। क्या होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, क्या ये हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल लाइन व बार में व अन्य डेटा पॉइंट्स में होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, लीजेंड्स क्या होते हैं, लीजेंड्स बताते हैं आपको कि कौन सा एरिया किसके लिए है। आई बात समझ में। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह लीजेंड द्वारा निर्णय लिया जाता है। डेटा लेवल क्या होते हैं, डाटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू और डेटा लेवल कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, डेटा लेवल। डाटा पॉइंट्स की वास्तविक जो वैल्यू होती है ना वो क्या कहलाती है, डेटा लेवल कहलाता है। ग्रिड लाइन क्या होते हैं, चार्ट के पीछे बिल्कुल बिल्कुल आपके हॉरिजॉन्टली क्या होती है, लाइनें होती है, उसे ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। अच्छा, अब अपन बात ये करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि चार्ट के बारे में पूछता है कि निम्न में से कितने चार्ट होते हैं, कौन कौन सा चार्ट होता है, कौन सा नहीं होता। तो क्वेश्चन ये आया था कि निम्न में से चार्ट नहीं है, तो चार ऑप्शन आते, चार ऑप्शन में तीन तो आपको क्या दे देगा, ये चार्टों में से नाम दे देगा, और एक क्या देगा जो चार्ट का प्रकार नहीं होगा। तो चार्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कॉलम चार्ट होता है जो कि कुछ इस तरह से होता है, एक होता है बार चार्ट जो कुछ इस तरह से होता है, पाई चार्ट जो होता है टोटल जो है 360 डिग्री होता है और परसेंट जो है टोटल 100 होती है, लाइन चार्ट लाइंस में, और एरिया चार्ट होता है एक्स वाई स्केटर चार्ट। तो दो संबंध या रिलेशंस का विश्लेषण करने के लिए एक्स वाई चार्ट स्केटर का चार्ट का प्रयोग किया जाता है। 3D चार्ट होता है और सरफेस चार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करेंगे फॉर्मूलाज की। देखो फॉर्मूला जो होता है वो किस काम आता है, तो सबसे पहले आपको ये बात नोट करनी है कि भी किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले आप क्या लगाते हो, इक्वल टू लगवाते हो। इक्वल टू जो है वो सिंबल एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला और फंक्शन में क्या अंतर होता है। देखो फॉर्मूला यह पहले से निर्धारित होते हैं जिससे संख्या के मान को न लेकर उसके एड्रेस को लिया जाता है। आई बात समझ में। जैसे कि इक्वल टू लगाया और फिर लिख दिया सम, ठीक है, ये सम फॉर्मूला है जोड़ का। और जहां पर नंबर ले रखे हैं, जैसे कि एक हमारे पास ये है, ठीक है, ये इसका नाम है B1 और इस आखिरी का नाम है B2, है ना, B3, B2, B3 और B4 एंड B5, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर कितना दे रखा है, जैसे कि मान के चलो यहां पर 7 आंसर आ रहा है ना, तो 7 क्या, 5 + 2। तो यहां पर 5 न लिखकर इसका एड्रेस लिख दिया गया B1, और ऐसे ही यहां पर B2, यानी 5 से लेकर, यानी कि B1 से लेकर B2 तक के जितने भी सेल है उसमें जो भी संख्या होगी वो जुड़कर यहां पर आपको प्रदर्शित होगी, ठीक है। यहां दे रखा है B1 का मान क्या है, B1 का मान है 5, और यहां पर क्या दे रखा है, B2 का मान क्या है, B2 का मान दे रखा है 2, ठीक है। अब आपको बस इतना बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, और कौन कौन से फॉर्मूला किस किस काम आते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सम फॉर्मूला होता है जो सिर्फ जोड़ के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। एवरेज फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए काम में लिया जाता है। काउंट फॉर्मूला जो होता है यह सेल के अंदर संख्या को गिनता है और फॉन्ट को नहीं गिनता। आई बात समझ में। जबकि काउंट ए सबको गिनता है। काउंट ए जो फॉर्मूला है ये किसी सेल के अंदर क्या है, किसी सेल के अंदर क्या है, फॉन्ट हो प्लस अल्फाबेट हो वो सबको गिनेगा। काउंट जो है वो सिर्फ क्या करेगा, सेल के अंदर के फॉन्ट को नहीं गिनता, नंबर को गिनता है। काउंट इफ जो होता है क्राइटेरिया में मिलने पर मैच करते हुए गणना करता है। और फिर मैक्स जो है ये मैक्सिमम कहलाता है, सेल में अधिक से अधिक मान को फाइंड करता है। और मीन का मतलब क्या है, सेल में कम से कम मान को क्या करता है, ढूंढता है। उसके बाद लेफ्ट क्या है, देखो कोई नाम है, ये नाम है रविंद्र सिंह। अच्छा, इस रविंद्र सिंह जो नाम है इसका लेफ्ट के मेरे को 2 अंक चाहिए, ये 2 चाहिए, तो मैं लेफ्ट फॉर्मूला का प्रयोग करूंगा और राइट फॉर्मूला
वही नाम के राइट के 3 अक्षर चाहिए, तो यहां पर आप देख सकते हो ये 3 आ जाएंगे। कॉनकैटिनेट जो है किसी दो नामों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यहां पर देखो रवि प्लस इंद्र लिखा हुआ है, और यहां पर दूसरे किसी सेल में जो है वो आ गया रविंद्र। क्या आ गया? रविंद्र आ गया। आई बात समझ में? अब उसके बाद अपन बात करते हैं नाउ फॉर्मूला किस लिए यूज होता है। अगर आपको डेट और समय दोनों एक साथ चाहिए तो क्या करोगे आप? नाउ फॉर्मूला का प्रयोग करोगे। अगर आपको ओनली टाइम टाइम चाहिए तो आप टाइम फॉर्मूला का प्रयोग करोगे। प्रोडक्ट जो है वो संख्या में गुणा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अपर जो है बड़ी एबीसीडी को छोटी एबीसीडी को यहां पर अपन कर लेते हैं ऐसे ही, गलत है, ठीक है ना, एक ये और ये। तो अपर जो केस होता है वो छोटी एबीसीडी को बड़ी एबीसीडी में बदलने के काम आता है अपर, ठीक है ना। और लोअर जो होता है ना वो छोटी एबीसीडी को बड़ी एबीसीडी में बदलने के काम में आता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फ्रीज पेन क्या होता है भाई? शीट की पहली जो रो होती है, वो पहला जो कॉलम होता है उसको फ्रीज यानी कि उसको रोक देने के लिए काम में लिया जाता है, जिससे वह शीट को स्क्रॉल न कर सके। यानी कि जब वो ऊपर नीचे स्क्रॉल करें, जैसे ये जैसे मैं कर रहा हूं ना ऊपर नीचे, तो एक्सेल की जो पहली रो होती है और पहला जो कॉलम होता है वो क्या नहीं हो सकता, फिर जब मैंने फ्रीज कर दिया तो वो स्क्रॉल नहीं हो सकता। मेल मर्ज क्या होता है ये जान लेते हैं। मेल मर्ज भैया एक क्या है, एक संदेश मैं अनेकों लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं तो मैं मेल मर्ज का प्रयोग करूंगा, ठीक है ना। एक संदेश मैंने लिखा, एमएस वर्ड की फाइल बनाई और उस ईमेल के साथ यानी कि उस फाइल के साथ मैंने क्या कर दिया, किन्हीं लोगों के ईमेल एड्रेस कनेक्ट कर दी। किसके माध्यम से? मेल मर्ज के माध्यम से कनेक्ट किए हैं साहब मैंने, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ईमेल यानी कि मेल मर्ज एक साथ बहुत से ईमेल पर एक साथ संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एमएस एक्सेल में शीट में रो की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 10,48,576, जबकि रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है? 16,384। कितनी होती है? 16,384। शीट का निर्माण होता है कंट्रोल प्लस एन से, और वर्कबुक जो है वो किससे मिलकर बनती है? शीट प्लस चार्ट से मिलकर बनती है, या स्प्रेडशीट प्लस चार्ट से मिलकर बनती है। वर्कबुक जो है इसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट हुआ करती थी, परंतु न्यू सिलेबस में सिर्फ 1 शीट आती है। रैप टेक्स्ट क्या होता है? जब मैं किसी सेल में सामग्री कई लाइनों में प्रदर्शित हो जाती है, कहने का मतलब एक सेल है, ठीक है ना। अगर मैं उसमें रैप टेक्स्ट एक्टिव नहीं करूंगा सेल में, तो मैं लिखूंगा तो मैं सेल से बाहर चल जाऊंगा कुछ इस तरह से। अगर मैं रैप टेक्स्ट को क्या कर देता हूं, एक्टिव कर देता हूं, तो क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ रविंदर, ठीक है, और लिखता या इधर नहीं जाऊंगा, कहां से स्टार्ट हो जाऊंगा, वापस यहां से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट में। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? ईमेल के बारे में। यहां पर दे रखा है, जब आप अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो आमतौर पर खाली स्थान में सेव हो जाता है। अरे भाई ड्राफ्ट में सेव होता है। अब नोट है ईमेल के बारे में, पढ़ लेते हैं फटाफट। ईमेल से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से बाहर नहीं जाएगा, इतनी बात जान लो आप, ठीक है। जब आपको ईमेल आता है तो कहां आता है? पहली बात तो इनबॉक्स में आता है, ठीक है। दूसरा, अनचाहे संदेश जिनका आधार आपको पता ही नहीं है, भाई उनका पता ही नहीं है कि ये किन्होंने भेजे हैं, उनको जानते ही नहीं हो आप, तो वो होते हैं, वो ईमेल को स्पैम के रूप में क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए। और अब आपको ध्यान रखना है, जी मेल, जब ईमेल को इनबॉक्स में से हटाया जाता है तो कहा जाता है? बिन में जाता है, ठीक है। ईमेल कब आया था? 1993 में आया था, 1993 के अंदर आया था। अच्छा, ये किस मॉडल पे काम करता है साहब? ये स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पे काम करता है साहब। अच्छा, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है साहब। ईमेल में टो ऑप्शन के अंदर ईमेल सेंडर का ईमेल क्या करते हैं? पता लिखते हैं, यानी कि ईमेल जिसको भेजना है वो टू वाले में लिखा जाता है, और यहां पर कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है। और इसी के लास्ट में क्या होता है? पीसीसी और सीसी होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, जिसे हम बीसीसी और सीसी ऑप्शन के रूप में भी प्राप्त करते हैं। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पर दे रखा है, एक लाइट सेंसिंग डिवाइस जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को पढ़कर उसे ऐसे रूप में बदलता है जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सके, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल स्कैनर। ये क्या करता है? ये आपके हार्ड कॉपी को
हार्ड कॉपी को क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। समझ में आया? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है और ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। ठीक है, देखिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे, देख लेना आप एग्जाम के बाद मेरे को मिलना। ठीक है, एग्जाम के बाद देखना इस वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो से कई 2 या 3 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर में बैठेंगे और आप उसको सही करके आओगे। देख लेना, अगर आप 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लेते हो। अगर आप कोई ऑफलाइन बच्चा मेरे पास आरएससीआईटी करने आना चाहता है तो वो बेशक मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे या वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल दे। ठीक है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे आरएससीआईटी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर सुझाव दें, शेयर जरूर करें, जिससे आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।